तो ठीक है, हमारा पार्ट 5 स्टार्ट हो जाता है, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल आइटम ऑन एक्विजिशन डेट। स्पेशल आइटम के अंदर कंसेप्ट 1 जो आता है वो ये आता है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्वायरी इज कंटिजेंट लाइबिलिटीज़। जो एक्वायरी की जो कंटिजेंट लाइबिलिटी हैं, ठीक है, जो कि इसका जो एक्वायरी है वो ये बोल रहा है कि ये जी नहीं होगा, हम बोल रहे हैं हो सकता है जी, वो जी नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है इसमें कि प्रोबेबल है आउटफ्लो, और कई बार वो कहते हैं कि आउटफ्लो इज़ नॉट प्रोबेबल। तो इसका कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है कि वो इसकी फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। हमें क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दे रखी है नहीं दे रखी, अगर भाई तुम निकाल सकते हो ना तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा कितना जाना है, तो हम लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। और भाई जहाँ पे कोई नंबर ही नहीं आ रहा तो वहाँ तो ऑब्वियस सी बात, आप कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। तो 33 BC पे हो जाता है, 32 BC पे हो जाता है फॉर 20 केसेस, 1 million फॉर अदर 2 केसेस। ये देख लेना, बड़े सिंपल से वैसे क्वेश्चन है। इंडेमनिफिकेशन आ जाता है फिर ये कंसेप्ट। इंडेमनिफिकेशन ऑन लाइबिलिटी भी हो सकता है और एसेट भी हो सकता है। लाइबिलिटी किस पे हो गई और एसेट किस पे हो गई? लाइबिलिटी तो भाई कोई वारंटी हो गई, वो कह रहे हैं 2 लाख, हम कह रहे हैं जी नहीं 3 लाख लगेंगे, तो 1 लाख रुपए का उसमें इंडेमनिफिकेशन एसेट आपकी क्रिएट होगी। दोनों में इंडेमनिफिकेशन एसेट ही क्रिएट हो गई, लाइबिलिटी के केस में भी एसेट के केस में भी। लेकिन लाइबिलिटी और एसेट वो ऑब्वियसली हो सकते हैं। और यहाँ पे कई बार हो गया कि डेटर्स हैं, TR ट्रेड रिसीवेबल, वो कह रहे हैं कि जी आपको कम से कम 80 लाख के हो जाएंगे, हम कह रहे हैं ये 70 लाख का होगा। यहाँ पे हम अपोजिट बात कर रहे हैं, कम की बात कर रहे हैं। तो फिर वही हो जाता है, प्रोवाइड्स एन इंडेमनिफाइड एसेट ड्यू टू इंडेमनिफाइड एक्वायरी फिक्स लॉस ड्यू टू एक्सेस पेमेंट बियॉन्ड द गारंटीड अमाउंट। तो वो कैसे निकालते हैं हम? एक बात सिंपल सी याद रखना, जो यहाँ पे एस्टीमेट चलेगा वो फेयर वैल्यू में, जो हम उसके अंदर दिखाएंगे, हम परचेज कंसिडरेशन के अंदर, वो हम नेट करके ही दिखाएंगे। ठीक है, जो हम इंडेमनिफाइड एसेट करेंगे, क्रिएट कर लेंगे हम कितने की, इन दोनों का डिफरेंस है। हमने बोला 20 लाख, हमने बोला 1 लाख, ये कह रहे हैं जी 60,000। 1 लाख 60,000, कितना डिफरेंस? 40,000। चलो ठीक है, 40,000 की हम इंडेमनिफाइड एसेट क्रिएट कर लेते हैं कि हमें मिल जाएगा ये। लाइबिलिटी जो है हम फेयर वैल्यू से ही करेंगे, कितने से? 1 लाख से। जो एक्वायरर डिसाइड करता है वही वाली हम लेंगे यहाँ पर। तो अब जब इनका नेट करके देखेंगे तो 60,000 ही आ रहा है ना, परचेज कंसिडरेशन के केस में वो 60,000 ही आ रहा है। एसेट कितने की है? 1 लाख की। और लाइबिलिटी कितने की है? 60,000 की। सॉरी, एसेट कितने की है? 40,000 की, और ये कितने की है? 60,000 की। तो ऑल्दो ये कोई लॉजिक नहीं बनता इसके अंदर का, नहीं बनता है ना। ये 40 हो गया और ये 1 लाख होगी लाइबिलिटी, जो फेयर वैल्यू है उसकी। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 60,000। तो वही हम ले रहे हैं, 60,000 ही तो हम अपनी बुक्स में ले जा रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर कुछ होगा तो हमारा इंडेमनिफाइड एसेट्स हम रियलाइज़ कर लेंगे। फिर वही आ जाती है, कैंसिल कर देते हैं हम। अगर लो पेमेंट है तो हम उसको रिवर्स कर देंगे। इंडेमनिफाइड एसेट हमने डेबिट कर रखी थी ऊपर, ये रही ना, और लायबिलिटी क्रेडिट कर रखी थी। तो हम उतने अमाउंट से, जितने से भी हमने इंडेमनिफाइड एसेट अपनी क्रिएट कर रखी थी 40,000 से, वो हम जब काट देंगे तो जो हमारी परचेज कंसिडरेशन में गई वो 60,000 की ही गई है ना। 1 लाख में 40,000 देंगे, 60,000 की ही जाएगी वहाँ पे। वी कैन नॉट रिकवर एनी मनी फ्रॉम एक्वायरी बिकॉज देयर इज नो लॉस टू द एक्वायरर बियॉन्ड गारंटीड अमाउंट। कोई लॉस ही नहीं हुआ उसको बेटे को। तो पेमेंट शुड बी रिकॉर्डेड फॉर एक्चुअल सेटलमेंट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। 60,000 की यहाँ से सेटल कर देंगे। इफ़ एनी बैलेंस रिमेन्स इन लायबिलिटी, अगर कोई बैलेंस रह जाता है लायबिलिटी डेबिट, तो हम उसको गुडविल से या P&L से सेटल करते हैं। अगर कोई हमने सेटलमेंट करी है विद इन द मेजरमेंट पीरियड, वो एक तरह उसको प्रोबेशन पीरियड कंसिडर कर ले। अगर कुछ चेंज हो रहा है ना तो हम उसको, अभी 1 साल ही हुआ है ना, तो उसको हम गुडविल से ही एडजस्ट कर दें, क्योंकि अभी हमने ये लगा लिया, हमने अपने फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए हैं जो भी है। और अगर उसके बाद में हो रहा है तो हम उसको रिवर्स कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। फ्री की एग्जांपल हो जाता है 20 लाख और 22 लाख वाला। यहाँ पे हमने फेयर वैल्यू लेंगे और इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो गारंटी एक्वायरी दे रहा है वो नेट आ रहा है, लेकिन अभी लिखते टाइम नहीं होता उससे कुछ मतलब। इंडेमनिफाइड एसेट हमारी 2 लाख की क्रिएट करेंगे, लायबिलिटी हमारी 22 लाख की, तो जो नेट है वो 20 लाख की है। यही यहाँ पे मैंने डाउट डाला था और यही अब क्लियर हो गया कि ये जो है ये बराबर नहीं है ना। बराबर इसीलिए क्योंकि भाई नेट वो आ रहा है ना, इफेक्ट उसका। ठीक है, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट 22 लाख की होगी, कितने की पेमेंट कर दी? 1980 की होगी। इसकी वजह से हमें क्या फ़ायदा हो गया? वो 20 लाख बोल रहा था ना, हमने जो लिख रखी थी 20 लाख लिख रखी थी, तो उसकी वजह से हमें 20,000 का फ़ायदा हो गया। तो 20,000 का फ़ायदा हो गया, उसको हम कैसे करेंगे? हम ये मान लेंगे जो हमने गुडविल के लिए उसको 5 लाख रुपए दे रहे थे, उसकी गुडविल कंसिडर करके अब हमने उसको 480 दिए हैं, ये हम एज्यूम कर लेंगे। और जो पेमेंट करनी हो तो इससे हो ही जाएगी। इंडेमनिफाइड एसेट हमने 2 लाख की क्रिएट करी थी,
तो भगाओ इसको, मतलब कैंसिल करो इसको। पेमेंट इज मेड बियॉन्ड द गारंटीड लिमिट, जो गारंटी लिमिट है उससे ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ गई, सिंपल सी बात है, पेमेंट कर दो। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 22 लाख, ठीक है। फिर 2 लाख रुपए, ये तो जाना ही है। यहाँ पे क्या होता था, लाइबिलिटी आ जाता था, है ना, लाइबिलिटी आ जाता था। लेकिन लाइबिलिटी तो पूरी यहीं पे ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे ये नई चीज़ आ जाएगी बैंक, क्योंकि 2 लाख रुपए वो हम उससे रिकवर कर लेंगे। और जो हमने मतलब ये उसके लिए हो गया, अगर मान लो कि 22 लाख की जगह 20 लाख की जगह 21 लाख की हमें पेमेंट करनी पड़ी, तो 1 लाख यहाँ आ जाएगा, और जो बचा हुआ 1 लाख है वो तो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 21 लाख में ही सेटल होगी, 22 लाख में नहीं हुई, तो 1 लाख जो है यहाँ से सेटल हो जाएगा। ये अगले क्वेश्चन में इन्होंने बता भी रखा है। हमारा जो है 50 लाख 60 लाख का, तो 10 लाख की हमने इंडियन एसेट क्रिएट कर ली थी, जो फेयर वैल्यू वो यहाँ पे 60 लाख ले लेंगे, उसमें से पेमेंट कर दी 55 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की इंडियन एसेट भी खत्म कर दी हमने, और जो 5 लाख रुपए की हमें मिलेगी, जो हम एज्यूम करें कि हमें मिलेगी, वो हमने यहाँ पे दिखा दी। कुछ उस पर क्वेश्चन हैं वो देख लेना, 26-28 है ना, देख लेना। और फिर लाइबिलिटी की आ जाती है ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, तो उसमें वही हो गया जैसे कि अभी बताया था, बैंक अकाउंट डेबिट डेटर्स, वो मोर और लेस सेम ही है दोनों में केस। हाँ, फेयर वैल्यू और उसमें से ही जो भी होगा ना, हम उस फेयर वैल्यू ही लेंगे। तो बैंक अकाउंट अगर कलेक्शन जो है वो लेस रहता है गारंटी से, तो क्या होगा, यहाँ पे आ गई हमारी डेटर्स की अमाउंट, और यहाँ पे आ गई हमारी इंडेमनीफाइड एसेट, दोनों कट जाएंगे ना, क्योंकि जो हमने बनाया है, इन दोनों को बनाया है, वो कैसे बनाया है, उसने बोला ये 80 लाख रुपए है, वो लाइबिलिटी थी वहाँ पे ऊपर वाले केस में, देख ऊपर वाले केस जो था ना, वहाँ पे लाइबिलिटी थी वो, तो इसलिए हम उसको नेट करके ले रहे थे, है ना, कि हम ऊपर ले रहे थे एसेट और 2 लाइबिलिटीज़ ले रहे थे, और वो नेट करके अमाउंट आ रही थी किसके बराबर, जो भी हमारा एक्वायरी बोल रहा था उसके बराबर, जो हम परचेज कंसिडरेशन में उठा रहे हैं उसके बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर एक अलग कहानी चल रही है। यहाँ पे चल रहा है कि वो ट्रेड रिसीवेबल है और इंडेमनीफाइड एसेट है उसके, ठीक है। तो हमने बोला जी 70 लाख रिलाइज करेंगे आपके, उसने बोला जी 80 लाख करेंगे, तो ठीक है भाई, तू कह रहा है ना 80 लाख करेंगे, 10 लाख का मैंने इंडेमनीफाइड एसेट अपना क्रिएट कर लिया। अब आती है भाई पेमेंट की बारी, भाई कम रिलाइज हुआ, है ना, 80 लाख बोल रहा था वो, हमें रिलाइज 70 ही हुआ, तो एसेट जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, और डेटर भी कैंसिल हो जाएंगे, तो मिल जाएगा हमें यहाँ से पूरी अमाउंट जो भी है हमारी। अगर कलेक्शन जो है वो अबव रहा गारंटी से, तो हमें एक फ़ायदा होगा, और उसको हम गुडविल या P&L से एडजस्ट कर लेंगे। गुडविल तेरी यहाँ पे कम हो गई, तू ये कह रहा है ना, लेकिन P&L तो बढ़ रहा है, P&L बढ़ना मतलब प्रॉफिट हो रहा है, और गुडविल कम इसलिए होगा क्योंकि तुम सोच रहे हो कि उसको हम पहले 5 लाख रुपए पे कर रहे थे गुडविल के, अब हमें 480 पे कर रहे हैं, एज्यूम कर लिया, तो हमें फ़ायदा हुआ ना इस चीज़ का। तो फेयर वैल्यू ऑफ डेटर 20 लाख है, 28 लाख इसकी वो है गारंटीड कलेक्शन, एक्चुअल कलेक्शन हुई है बेटा आपकी 27 लाख, तो जो एंट्री डालते हैं वो 28 बननी चाहिए, जो कि हमारा एक्वायरी बोलता है, उसके बराबर 20 लाख यहाँ से आ गया। इंडेमनीफाइड एसेट हमने क्रिएट कर लिया 8 लाख की, बैंक अकाउंट डेबिट 20 लाख और 7 लाख हो गया, ठीक है। अब क्या बचता है, इंडेमनीफाइड बचती है एसेट 1 लाख रुपए की, तो उसको कैंसिल कर देंगे। पता नहीं किए नहीं करिए, क्यों नहीं करिए, करिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंडेमनीफाइड एसेट 1 लाख भी अमाउंट रिकवर फॉर करिए एज पर द गारंटी। हाँ, 20 लाख और 7 लाख एक्चुअल कलेक्शन मेड। हाँ, ये थोड़ी बात हजम नहीं हुई कि इन्होंने इंडेमनीफाइड एसेट जो है वो रिसीव क्यों कर ली, अब तो कैंसिल कैसे करेगा उसको। हमने बोला कि जी 20 लाख, एक कह रहा है 20 लाख होगा, और दूसरा कह रहा है कि जी 28 लाख रुपए इसको आपके आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अट्ठाईस लाख तो कुछ भी होगा, लेकिन एक्चुअल कलेक्शन हुई 27 लाख की। तो कितना पे करेगा एक्स्ट्रा, 7 लाख करेगा ना मेरे अकॉर्डिंग तो। 1 लाख रुपए बीइंग अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एक्वायरी एज पर गारंटी। यार तेरे से 27 लाख रुपए की चीज़ है। एक मैंने तुझे एक चीज़ भेज दी 28 लाख रुपए की, एक चीज़ है, मैंने उसको बोला 28 लाख, मैं बोल रहा हूँ जी 20 लाख मिलेंगे। चलो जी, अगर 28 ना मिले ना इसके, तो मैं कर दूँगा,
ठीक है, तो मैं कर दूंगा। अगर इसके आपको 28 नहीं मिलते ना तो मैं आपको पे करूँगा जो भी बच जाएगा। आगे बात समझ, 20 लाख तू बोल रहा है और वो कह रहा जी 28 लाख, बिक गई भाई ये 27 लाख रुपए में। क्यों जी, आप तो 20 कह रहे थे, तो 27 में बिक गई। हाँ हाँ ठीक है चल, तेरी बात मान ली। 28 की, 20 की नहीं है, 27 की बिक गई। पर बेटे तूने मेरे को बोला 28 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है 1 लाख रुपए मुझसे ले लियो, ठीक है 1 लाख रुपए मैं देता हूँ आपको। तो 1 लाख रुपए इसने दे दिया, क्योंकि 28 उसकी वो पूरी कवर होनी चाहिए ना। इफ कलेक्शन मेड फॉर 30 लाख इन अबव एग्जाम्पल, अरे भाई ये तो ज़्यादा हो गई। तो इसमें क्या करेंगे, 30 लाख बैंक से ऑब्वियस आएगा, ट्रेड रिसीवेबल 20 लाख हो गए, इंडेमनीफाइड एसेट खत्म हो गई, गेन ऑन कलेक्शन हो गया, ये गेन ऑन कलेक्शन हो गया। इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये किस में हो गया, बिकॉज कलेक्शन मेड बियॉन्ड मेजरमेंट पीरियड, क्योंकि वो उसके बियॉन्ड हुआ है। तो जैसे भी होगा वो इसमें बियॉन्ड लिख रखा है, पता नहीं क्या रीज़न है इसका, बोलो आई डोंट रिमेंबर। तो एक्विजिशन कॉस्ट अब इसमें वो होता है जो चीज़ें हम अपनी बिजनेस कॉम्बिनेशन में ऐड नहीं करेंगे। कोई एक्विजिशन कॉस्ट तुमने खर्च करी है, वो एक्विजिशन कॉस्ट P&L के अंदर एज एन एक्सपेंस दिखा दी जाएगी। फिर देयर आर कॉस्ट इनकर्ड द टाइम ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन बिजनेस, दिस शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ बिजनेस ड्यू टू व्हिच देयर विल नो इम्पैक्ट ऑन गुडविल बार्गेन परचेज। जो भी हमारे गुडविल और बार्गेन परचेज उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। एज पर ये 103 दीज एक्सपेंस डू नॉट इंक्रीज फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस। ये आपकी ना कोई कैपिटल एसेट नहीं है कि कल को आपके इससे फायदे होंगे। करना था भाई, वो तो पेमेंट करनी थी, हो गई वो। शुड बी एक्सपेंस इमीडिएटली, तो इनको इमीडिएटली एक्सपेंस कर दो, इनको हटा दो, कोई वो ज़रूरत नहीं है कि इनको हम उसकी कॉस्ट में ऐड करें, ठीक है। कोई भी तुमने अकाउंटिंग फीस करी, लीगल फीस, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर फीस, कोई एडवाइजरी फीस पे करी, स्टैम्प ड्यूटी पे करी, तो वो इसमें नहीं आएंगे। ऑल्दो हम उसके अंदर एसेट के अंदर इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं करते। ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक एक्सपेंस एट द ट्रीटमेंट ऑफ एक्विजिशन को विल सेपरेटली फ्रॉम बिजनेस कॉम्बिनेशन एंट्रीज, ठीक है। कोई फ्यूचर सर्विस है, हमने बोल दिया कि हमारा जो स्किल्ड लेबर है, जो स्किल जो भी है उसको हम पेमेंट करेंगे फ्यूचर में, तो ठीक है, वो एक तरह से एक्वायरेशन राइट ऑफ दीज पेमेंट इन द फ्यूचर एज रिम्यूनरेशन प्रॉफिट एंड लॉस एज नॉर्मल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। तो इसको नॉर्मली पे करते रहेंगे बाद में, एट द टाइम इट विल बिकम ड्यू। रिम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, और पेमेंट होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू रिम्यूनरेशन। On the it can be said that future services are settled separately from business combination. No, they will not mention question 25 था, इसके अंदर ये बता रखा है because 10 million shall be paid in future service acquiry management। जो acquiry management है उसको 10 million पे करेंगे फ्यूचर में। So we will write off this amount in profit and loss, normal remuneration is written off, then it will become due। जब ये ड्यू होगा हम उसको नॉर्मल रिम्यूनरेशन की तरह इसको अपने P&L से डेबिट कर देंगे। प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप कोई चल रही है, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल चल रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल चल रहा है। नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल के अंदर क्या चल रहा है, हमारा कोई कोर्ट केसेस है, कोई हमारा उसी बंदे से जो हमारा एक्वायरी है उससे हमारा कोई नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल वो है रिलेशनशिप है। नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल, वी डिडंट एग्री टू द सेम थिंग। भाई उसने मेरे ऊपर कोई केस कर दिया तो हम उस चीज़ के लिए कभी पहले एग्री थोड़ी हुए थे। तो वो वाली सिचुएशंस ही होती हैं जैसे कोर्ट केसेस। कॉन्ट्रेक्चुअल के अंदर वो आ जाती है, सॉप्स पहले इतने कर रखे थे बाद में उतने, तो शायद वो वाला है, वो आगे देखेंगे अभी। तो इंस्टेड ऑफ एनी एडजस्टमेंट गुडविल कैपिटल द फॉलोइंग स्टेप शैल बी अप्लाइड। तो इसको भी हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व से कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं करते। ये हमारा जो है द सेटलमेंट ऑफ दीज रिलेशन शैल बी रूटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही सेटल कर देते हैं। इसमें क्या होता है, 2 स्टेप होते हैं इसके। एक तो आप पहले फेयर वैल्यू निकाल दो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप की, जो भी आप अपने दिमाग में लेके चल रहे हो कि इसकी इतनी कॉन्ट्रेक्चुअल वो है ना, तो वो निकाल दो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन की, और वो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर रखी है उस क्वेश्चन की, उसमें वही बता रखा है। तो ये काफ़ी आ जाएगा तुझे समझ, वहाँ से कर लेना इसको कंसिडर। तो ऐसे करके ये हो जाएगा तेरा कि फेयर वैल्यू निकाल ले उस चीज़ की कि तुझे क्या लगता है कि तू इसका कितना पे करेगा। ओके, वो था कि मतलब ऐसे था कि पी और क्यू वो लड़ रहे थे आपस में। मैंने बोला मैं ही हरामीदा, मतलब वो क्यू ने मेरे पे केस करा, मैं अच्छा सालों को एक्वायर कर लेते हैं। तो वो यही होता है कि जो तुम्हें पहले से पे करनी थी वो तो तुम्हें करनी ही करनी है, ठीक है। जो तुम पहले से पे कर रहे हो वो तुम्हें करनी है, तो उसको तुम बिजनेस कॉम्बिनेशन का पार्ट क्यों बना रहे हो, उसको मत बनाओ बिजनेस कॉम्बिनेशन का पार्ट। ये वाला कंसेप्ट था ये। इफ दिस नो, तो इसमें फेयर वैल्यू हमने निकाली। फिर रिड्यूस द अमाउंट टू परचेज कंसिडरेशन बाय फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी, जो भी उसकी वो बनती है। तो नेट परचेज कंसिडरेशन इस तरह से हो जाएगा, ग्रॉस परचेज कंसिडरेशन निकल गया, लेस फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। इस परचेज कंसिडरेशन इट्स नॉट पीसी फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन बट विल कंसीडर एज पीसी व्हाइल कंप्यूटिंग गुडविल और कैपिटल रिजर्व। जो हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालेंगे ना,
तब ये वाला नेट परचेज कंसिडरेशन लेंगे हम, ठीक है। फिर कैलकुलेट करेंगे गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। वो कैसे करेंगे, हमने बना रखा था भाई, उसका फेयर वैल्यू ले रखी थी हमने जी 2 लाख, ठीक है, फेयर वैल्यू है इतनी 2 लाख रुपए, जो उसने जो मतलब कि आज है फेयर वैल्यू जो उसकी निकली आज, लेकिन हमने तो उसका जो प्रोविज़न बना रखा था अपनी बुक्स के अंदर, अगर कोई बना रखा था तो वो तो हमने कम का बना रखा था, तो उसी के अकॉर्डिंग गेन और लॉस जो है वो सेटल हो जाएगा। इफ देयर इज नो कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन रिक्वायर्ड देन द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी विल बी कंसीडर्ड। अगर कोई तुमने बना ही नहीं रखा तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो तो तुम्हारा पूरा ही लॉस कंसीडर कर लिया जाएगा ना, है ना। तो बस यही बात है, इसके अंदर वो पूरा ही लॉस हो जाएगा आपका। फिर ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस और गेन विल डिपेंड ऑन द कैरिंग अमाउंट ऑफ रिलेटेड रिलेशनशिप। जो भी आपने उसकी कैरिंग अमाउंट लेके चल रहे हो ना उसके ऊपर वो आपका डिपेंड करता है, ठीक बात है। X limit is paying 40 crore to Y limit is for its business, but there is a pre-existing relation in the form of court case when should not be considered as part of business combination, should be accounted for separately for business combination for जो दी लेस कर देंगे 40 करोड़ लेस 30 लाख, फेयर वैल्यू जो थी ना उसकी वो लेस कर दी यहाँ पे। प्रोविजन फॉर कोर्ट केस 40 लाख बैंक पे कर दिया, इसको अलग से अकाउंट करेंगे टू गेन ऑन सेटलमेंट, क्योंकि तुमने 40 लाख का बना रखा है और जो तुमने उसको पेमेंट करी है यू हैव पेड 30 लाख टू हिम, and so how much you have gained in this particular transaction, you have gained 10 lakhs, so that's the thing. After that gain on settlement that would be transferred to profit and loss account because you have gained 10 lakh and then it would be transferred to profit and loss account. और उसके बाद में ही वो परचेज कंसिडरेशन आ गई, फिर वो निकाल लेते हमारी कितनी नेट एसेट्स, जो भी हमने एसेट्स तो लाइबिलिटी, एसेट्स हमने 45 करोड़ की ली और जब हमने उसकी लाइबिलिटी ली 10 करोड़ की और 1 करोड़ की, तो उसके अकॉर्डिंगली गुडविल आ जाएगा। वही यहाँ पर इसने बात बोली थी, ये इफ़ देर इज़ ये जो ये था ना, इट विल बी कंसिडर्ड एज परचेज कंसिडरेशन, इट विल बी कंसिडर्ड एज परचेज कंसिडरेशन, तो ये वाली बात वहाँ पे उसने बोली थी ना। फिर ये इन द बिगिनिंग कैसे पे 40 करोड़ पे कर रहा है टू वाइल मी फॉर बिजनेस बट देयर इज अ प्री एग्जिस्टिंग, ये क्वेश्चन अभी किया है। हाँ, ये रिकॉर्डिंग 4 इसकी यही वाला क्वेश्चन की मैंने रिकॉर्डिंग 4 कर रखी है बुक के ऊपर, वो उसने उसके लिए इसको स्यू कर दिया था ना, कोई फ्रेंचाइजी का इशू था तो मैंने उसको ख़रीद लिया था, फिर वो वाला सीन हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द अमाउंट विच कैन बी रिड्यूस फ्रॉम परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। ये कौन सा आ जाता है, कॉन्ट्रेक्चुअल प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, जो हमारे पहले से कोई एग्रीमेंट चलते आ रहे हैं। ये इसका एग्जांपल वो नहीं है, वो तो कहीं आगे बढ़ेंगे। इसका एग्जांपल वो था जैसे तेरे जितेंद्र को इसने वो फ्रेंचाइजी दे रखी है, ठीक है, और इसने फ्रेंचाइजी दे रखी है, अब ये क्या कह रहा है, अजी बहुत हो गया वापस ख़रीद लेते हैं इससे, मेरा अपना भाई है वो करेगा इस काम को तो मैं उसे ख़रीद लेता हूँ। 5 साल का उसने पहले से उससे वो चल रखा था, कोई उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से अफेक्ट तो पड़ेगा तेरे इसके ऊपर, जो भी तू बिज़नेस कॉम्बिनेशन का, क्योंकि कुछ अमाउंट उसको तुझे पहले से पे करनी थी, है ना। तो उसके बिज़नेस को पूरे को एक्वायर कर रहा है तो तुझे कुछ अमाउंट उसको पहले से पे करनी थी, उसको तू यहाँ पे ऐड नहीं करेगा, ठीक है, वो वाली बात है। आगे देखते हैं इसमें, एक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूट राइट टू सेल गुड्स और सर्विसेज और यूज टेक्नोलॉजी इन एन एंटिटी, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट हो गया, कोई लाइसेंस हो गया, कोई डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा इन लिeu ऑफ सम फी टेक ओवर द सेम ऑन एक्सपायरी बिफोर सच, उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायर होने से पहले ही उसने ले लिया तो इट विल अकाउंट सेपरेटली फ्रॉम बिजनेस इफ सम कंपनसेशन फॉर अर्ली टर्मिनेशन, द एक्वायर विल कंपनसेट compute gain or loss on settlement on such pre-existing contract will route it through profit and loss account, that there will be no impact on these settlement on goodwill or bargain or purchase. The following steps should be followed. पहला क्या करेगा, जो इसमें स्टेप्स हैं, एक तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। पहले में क्या करेगा, हम लोअर ले लेंगे इसमें से फेयर वैल्यू ऑफ री एक्वायर्ड राइट। अगर वो जो राइट है उसको मैं आज लूँ तो उसकी फेयर वैल्यू क्या होगी, 3 साल पहले तो ये मैंने 4 लाख का की लिया था, आज उसकी वैल्यू 7 लाख है। अच्छा 7 लाख लिख दे, फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ गिवन राइट्स 4 लाख की ली थी ना तूने, जब 4 लाख के बाद में कुछ तो उसमें से उसने पेमेंट कर दी होगी, आज कितनी अमाउंट बचती है जो तेरी एक तरह से तू उसको लाइबिलिटी कंसिडर करता है, 3 लाख बचती है जी, ठीक है। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, कितना रह गया 4 लाख, ठीक है, जो कि तू अपने किस में से रिड्यूस कर देगा, अपनी परचेज कंसिडरेशन में से, क्या समझ के कि ये तो मेरे को उसको पे करना ही करना है, ये तो मुझे उसको पे करना ही करना है। आज की डेट यहाँ पे एक तरह से ना फेयर वैल्यू नहीं, वो प्रेजेंट वैल्यू वाला कुछ कंसेप्ट ना मिक्स सा कर दिया कि इसको तू क्या सोच रहा था, वो जो पुरानी 4 लाख है उसमें से 3 लाख लेस कर देता, तो वो तो यहाँ पे आएगी एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड एज कंपनसेशन,
ये पे करनी है मैक्सिमम, जो मैक्सिमम है वो ये है। और अगर इससे भी कम हो जाए, जिससे कि क्योंकि फ्यूचर में भाई कंडीशंस थोड़ी चेंज हो गई और हम आज के बारे में चीज़ें निकाल रहे हैं, है ना, तो हम ये वाली लेते, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से हम लोअर ले लेंगे, जो भी इनमें से कम होगा ना हम उसको ले लेंगे। उसका वही बात है कि एक्चुअल में तो भाई 4 लाख थे पहले, 4 लाख की पहले खरीदी थी, लेकिन अब जो बुक्स में बचता है वो 1 लाख कम हो गया, तो अब 3 लाख बचता है जो हमें पे करना है, जो एक्चुअल में मुझे इसको जितेंद्र को पे करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने ये कंसेप्ट उड़ाया फेयर वैल्यू ऑफ रीअक्वायर्ड राइट वाला। फेयर वैल्यू जो उसकी अब 7 लाख चल रही है बेटा जी, उस वाली चीज़ की आज वैल्यू चल रही है 7 लाख। और कैरिंग अमाउंट जो भी तुम्हारी बुक्स में चल रही है ना, क्या चल रही है तुम्हारी बुक्स में कैरिंग अमाउंट, ये चल रही होगी। तो 7 लाख माइनस 3 लाख कितना हो गया, 4 लाख। तो 4 लाख और 3 लाख में से जो लोअर होगा वो ले लोगे आप, 3 लाख रुपये ले लोगे जैसे, है ना। तो इस तरह से कर लेगा। तो ग्रोस नेट, ये ग्रोस में से लोअर ऑफ एबव जो भी हमने निकाला है उसको लेस कर देंगे। स्टेप 2 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एज फॉलो। वो कैसे निकालेंगे, लोअर वैल्यू जो भी हमने आई लेस कैरिंग अमाउंट ऑफ अनअमोर्टाइज फीस इफ एनी। जो भी हमारी बुक्स में अमाउंट है उसकी कैरिंग अमाउंट ऑफ अनअमोर्टाइज फीस जो कि चल रही है, उसमें से उसको जब लेस कर देंगे, इस दोनों में से मान ले कुछ लोअर आ गया हमारा, जो भी आ गया, मान ले 3 लाख आ गया, ठीक है। तो जो भी उसकी बुक्स में अनअमोर्टाइज जो कि उसकी बनी हुई है वो वाली अमाउंट जब लेस करेंगे तो हमारा गेन और लॉस आ जाएगा, जो हमने एक्चुअल पेमेंट करी, और लेस कैरिंग अमाउंट ऑफ अनअमोर्टाइज फीस। ये थोड़ा गड़बड़ा रहा है, इसको बाद में समझ लेना है लास्ट में देखते टाइम, है ना, अगर कभी आए तो। रिकॉग्निशन ऑफ रीअक्वायर्ड राइट, स्टेप 3 है इसके अंदर। पहला स्टेप तो यही हो गया, हम वो कंप्यूट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंगली, 7 लाख है 4 लाख है उसमें से करिए, और एक्चुअल कंपनसेशन जो भी जाना है। तो वो तो ये बोल रहा था कि ये तो है ही, ये अगर इससे कम हो गया तो हम इसको ले लेंगे, कह रहे ये तो मैक्सिमम जाना है, इससे ऊपर तो तुम जा ही नहीं सकते, ठीक है। ये तो मैक्सिमम इंक्लूडेड है जो परचेज कंसिडरेशन के अंदर उसने ऐड कर रखा है ना, जो उसके परचेज कंसिडरेशन के अंदर इंक्लूड है कुछ चीज़, तो वो ये वाली चीज़ इंक्लूडेड है, जो कि मतलब उसने अपनी एक लाइबिलिटी रख रखी होगी, एसेट लाइबिलिटी रख रखी होगी कि इतना मुझे इतनी मतलब मुझे इस फ्यूचर में सर्विस लेनी है क्योंकि मैंने उसको पे कर रखा, तो ये मेरी एक्चुअल एसेट जो है इतनी वो हो रखी है, तो जो मेरे परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट लिया वो ये ले रखी है। तो गेन और लॉस जो आ गया वो आ गया रिकॉग्निशन ऑफ रीअक्वायर्ड राइट। तो वही करेंगे हम, कैसे करेंगे, इंटेंजिबल एसेट इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ रीअक्वायर्ड राइट, जो भी उसकी फेयर वैल्यू है ना उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, इट विल बी अमोर्टाइज ओवर द कॉन्ट्रेक्चुअल रिमेनिंग कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ। अगर 3 साल है तो 3 साल के प्रोजेक्ट, दैट इंटेंजिबल इन द फॉर्म ऑफ रीअक्वायर्ड राइट विल बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो ये जो है कि इसको हम कंसीडर करेंगे एज पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। कोई भी लॉस या गेन होगा ना सेटलमेंट विल बी कंप्यूटेड इफ देयर इज नो पेमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ दिस राइट। अगर कोई पेमेंट नहीं हो रही है ना, तभी इन पेमेंट, अगर कोई सेटलमेंट नहीं हो रही है राइट्स के लिए, तभी हम गेन और लॉस कंप्यूट करेंगे। बट इंटेंजिबल विल रिकॉग्नाइज एट मार्केट टर्म्स, लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो मार्केट टर्म्स पे ही हम रिकॉर्ड करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 38 था ये। इसके अंदर क्या करना था, हमें फेयर वैल्यू ऑफ राइट लेनी थी, जो ये था हमारा 38। इंडेक्स 33 चल रहा है ना, ये चलना है, इंडेक्स 33 चल रहा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन चल रहा है। थर्टी एट क्वेश्चन, ये था हमारा, ये इसने 1 करोड़ रुपए का लिया है बीसी लिमिटेड ने, जनरेट एनी लाइसेंस अलाउंग टू यूरोप, द यूरोप कॉस्ट ऑफ द लाइसेंस वाज रुपीज़ 2.5 लाख, उस टाइम पे 2.5 लाख था 10 साल पहले, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट अलाउ इधर पार्टी टू मेड द फ्रेंचाइज कॉस्ट द अनएक्सपायर्ड फीस प्लस 20%। तो आप उसको ख़त्म कर सकते हो प्लस 20% देकर, जो उसका आपको मतलब आप कर सकते हो, लेकिन आपको जो कॉस्ट है ना उसकी जो बचती है कॉस्ट, तो उस पे आपको 20% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एट द डेट ऑफ एक्सचेंज द सेटलमेंट अमाउंट इज़ 1,80,000। ये इन्होंने कैसे निकाली, 2,50,000 10 महीने के लिए था, ठीक है, 2 लाख
50,000 इन्होंने था वो 10 महीने के लिए, मतलब 10 साल के लिए था, लेकिन उन्होंने 6 साल बाद ख़त्म कर दिया। तो 1,50,000 उसकी वो रह गई वैल्यू। 4 साल किया होगा उसने, 4 साल बाद, ठीक है। 4 साल की जो वैल्यू उसको हम हटा देंगे, 2.5 लाख जो है वो 10 साल का है, तो 4 साल ख़त्म होने के बाद में जो उसकी वैल्यू रहेगी 1,50,000 रह जाएगी, ठीक है। तो उसको हम कितना रिटर्न कर लेंगे, 1,50,000 और प्लस 20%, तो 1,80,000 हो गया वो टोटल, ठीक है। क्योंकि उसने हमें पे किया था ना, जो फ्रेंचाइजी वाला था। भाई कौन पे करता है, एक बात बता, पे कौन करेगा? फ्रेंचाइजी लेने वाला करेगा या फ्रेंचाइजी देने वाला करेगा? फ्रेंचाइजी लेने वाला जितेंद्र पे करता होगा इसको, तेरे इसको, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है जिंदल, नहीं नहीं भाई बस ख़त्म करते हैं, 2.5 लाख रुपए आपने मुझे पे किए थे ना 10 साल के लिए, चलो मैंने और उस टाइम किया था, अगर मैं बीच में ख़त्म करूँगा तो 20% एक्स्ट्रा पे करूँगा, जो भी बनता है आपका वो तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, लेकिन 20% एक्स्ट्रा भी दूंगा। तो 1,80,000 रुपये जी मैं आपको दे रहा हूँ, ये लो जी 1,80,000, और हमारी आपकी बात खत्म। तो ABC लिमिटेड को PQR लिमिटेड बिकॉज इज हाई पोटेंशियल इन द यूरोपियन मार्केट, उसको लगा कि वो वहाँ पे वो कर लेगा। तो ABC कैलकुलेट्स दैट अंडर करंट इकोनॉमिक कंडीशन एंड इट कुड ग्रांट अ 6 ईयर फ्रेंचाइजी फॉर अ प्राइस ऑफ ₹4,50,000। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, वो अब 6 साल का नहीं रह गया, वो अब रह गया 4.5 लाख का, और हमें भी आगे के 6 साल के अकॉर्डिंग ही कंप्यूट करना पड़ेगा। आज उसकी कॉस्ट कितनी है, 4.5 लाख, ठीक है। और आपने कितने में सेटल कर दी वो चीज़, तो हमें 4.5 लाख लेके चलनी पड़ेगी। तो इसकी रूटिंग देखते हैं, वो क्या है, 4.5 लाख बोल रहा है, कौन बोल रहा है? 4.5 लाख रुपये हमने फेयर वैल्यू निकाली है, 1.5 लाख जो उसकी कैरिंग अमाउंट है, जो कि अभी हमारी किस में पड़ी है, लाइबिलिटी में पड़ी है, एसेट नहीं थी वो। ऊपर भी चेंज कर लियो अपनी माइंड को, एसेट नहीं हो तेरी लाइबिलिटी है। 4.5 लाख में से 1.5 लाख रुपए चले गए, तो तेरे पास में कितने रह गए, 2.5 लाख, अरे जो भी है, मतलब 1.5 लाख वैसे आ गए ना कंप्यूट करके। तो 4,50,000 लेस 1.5 लाख, 3 लाख हो गया पूरा, ठीक है। तो 3 लाख जो है तेरी वो आ गई फर्स्ट स्टेप पे अमाउंट, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड, दोनों में से जो लेस होती है वही लेते हैं ना, और जो एक्चुअल अमाउंट है जो कि तुझे पे करनी है इस पर कॉन्ट्रैक्ट विच एवर इज लोअर दैट इज 1,80,000 बनती, तो देख ये है, ठीक है। ये तूने यूटिलाइज कर ली, क्या यूटिलाइज कर ली, 4.5 लाख रुपए को है, 1.5 लाख रुपए 4 महीने की, वो 6 महीने की जो बचती है वो ये है कैरिंग अमाउंट। क्यों ले रहे हैं ऐसा, जो ये तेरे 4.5 लाख रुपए है, ये तेरी फेयर वैल्यू हो गई आज, अगर उसको लेते हो दोबारा से, ठीक है। जो तुझे अमाउंट डिडक्ट करनी है ये करना है तुझे, क्योंकि इट्स मैक्सिमम विच कैन बी इंक्लूडेड इन परचेज कंसिडरेशन, तो 1,80,000। फिर हमने नेट परचेज कंसिडरेशन ऐसे ही कंप्यूट कर लिया, 98,20,000। लॉस ऑन सेटलमेंट वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। हमने जो था 1,80,000 पे सेटल किया, और जो उसकी कैरिंग अमाउंट वहाँ पे बननी थी वो 1,50,000 बननी थी, 30,000 पे वो क्या, ये अमाउंट चेंज भी हो सकती थी। 1 लाख अगर यहाँ पर ये जो है इससे कम होती, 170 होती, तो उसके अकॉर्डिंग ही होती फिर ये चीज़, है ना। एक तो यहाँ पर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 1,80,000 लिए, तो वही हो गया कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज कंसिडरेशन, 1,80,000 रुपये हम डिडक्ट कर लेंगे। हम ये बोल देंगे कि इसको हम अलग से ट्रीट करेंगे जी। तो अनअमोर्टाइज फीस कितनी की, क्योंकि 1.5 लाख रुपए की। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना दिखा दिया हमने, 30,000, क्योंकि हमें अपनी जेब से पे करना पड़ रहा था, तो टू बैंक हो गया। स्टेप 4 क्या, रिकॉग्निशन री एक्वायर्ड राइट, जो कि हमने 4.5 लाख पे लिया, तो इसको हम ले लेंगे ऑन एक्विजिशन डेट। हमने एक इंटेंजिबल एसेट जो उसको दे रखी थी फ्रेंचाइजी, वो हमने खरीद ली 4.5 लाख रुपए की, ठीक है। हाँ, बिजनेस कॉम्बिनेशन जब तुम परचेज कर रहे हो तो तुमने खरीद ली, ठीक है।